Okay, student, today I am going to take theory in amalgamation. After discussion of how to calculate purchase consideration by three methods: lump sum method, net asset method, and net payment method. During the last lecture, I have already discussed with you what do you mean by amalgamation, absorption, and external reconstruction. Whether it is amalgamation, absorption, or external reconstruction, accounting effect remain same. There are two sides. One is buying side and another is what? Selling side. Right? So what are the accounting effect? हमें accounting effect कैसे देना है? बाइंग साइड के बुक में और सेलिंग साइड के बुक में. सेलर कौन है? जो अपना कंपनी बेचता है वो. बायर उसको खरीदता है. सो इसमें दो पार्टी हो गया है. तो आज मैं आपको वो बताने वाला हूं कि इसमें दो पार्टी है. फर्स्ट पार्टी जो है अमलगमेशन में, दो पार्टी है. एक पार्टी को कहा जाता है बायर, जो बाय करता है बिजनेस, और दूसरे पार्टी को कहा जाता है सेलर, जो बिजनेस सेल करता है जो बिजनेस सेल करता है वो. या फिर ये अमलगमेटिंग है. सेलर क्या है? अमलगमेट. एंड बायर कौन है? अमलगमेटेड, जिसमें अमलगमेशन होता है वो. तो यहां पे पीसी जो डिसाइड होता है वो कौन किसको पे करता है? पीसी जो है वो बायर सेलर को पे करता है. और वो जो मेथड हमने ऑलरेडी पीसी का पढ़ा है, तीन मेथड है हमने पढ़ा है. पहला तो है लमसम मेथड, दूसरा है नेट एसेट मेथड, और तीसरा है नेट पेमेंट मेथड. ये तीन मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कैसे पीसी निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट पीसी, परचेस कंसिडरेशन. लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम आज देखने वाले हैं कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाता है या अकाउंट कैसे लिखा जाता है दोनों के बुक में. मतलब बायर के बुक में अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाता है और सेलर के बुक में अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाता है. तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पहले तो हम लोग सेलर का अकाउंट देखते हैं कि सेलर अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करता है. एक बार डिसाइड हो गया, पीसी डिसाइड हो गया, डीपीसी डिसाइड हो गया, डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन. डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन का मीनिंग है कि ये जो पीसी हम लोग निकालते हैं उसको हाउ टू पे, और हम लोग बोलते हैं इन व्हाट मोड पेमेंट. कौन सी मोड में, मतलब क्या कैश में दिया जाता है या इक्विटी में या प्रेफरेंस शेयर्स में. ये तीन मोड ऑफ पेमेंट है. इसको बोलते हैं डीपीसी. इसको बोलेंगे डीपीसी. कि भाई जो भी पीसी हमने ये किया है, डिसाइड किया है, वो जो बाइंग कंपनी है, बायर है, वो सेलर को कैसे ये करने वाले हैं, देने वाले हैं, उसको बोलते हैं डीपीसी. तो पीसी निकालने के बाद, डीपीसी निकालने के बाद अब हम देखने जा रहे हैं सेलर के बुक में, जो सेलर है उसके बुक में अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाता है. तो हम लोग आज ये देखने वाले हैं कि इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग effects in the books of
सेलर कंपनी, और समटाइम इसको ओल्ड कंपनी भी बोलते हैं, ओल्ड कंपनी, क्योंकि वो जो सेलर कंपनी है वो क्लोज होने वाला है। ये अकाउंटिंग जो इफेक्ट है वो क्लोजिंग कैसे किया जाता है, मतलब ओल्ड कंपनी कैसे हम लोग क्लोज करने वाले हैं। मैं इधर यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि ए लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। तो कौन बायर हो गया, कौन सेलर हो गया? ए इज बायर, बराबर। टेक ओवर किया है मतलब ए कौन हो गया? बायर, और बी क्या हो गया? सेलर। अभी हम लिखने जा रहे हैं इसका अकाउंट। किसका अकाउंट लिखने जा रहे हैं? बी लिमिटेड का। अभी आप मुझे बताइए कि अगर बी लिमिटेड ने अपना बिजनेस सेल किया है तो बी लिमिटेड क्लोज होने वाला है, बराबर है। बी लिमिटेड विल नॉट बी देयर एनी मोर, क्योंकि वो पूरा एसेट्स और पूरा लाइबिलिटीज किसको सेल करने वाला है? ए लिमिटेड को। तो जब ये कंपनी बंद होने वाला है, इसको हम क्लोज डाउन करने वाले हैं, तो पहले हमें यह डिसाइड करना है कि हमें कितना लेजर अकाउंट ओपन करना है और क्या जर्नल एंट्री लिखना है, क्योंकि क्लोजिंग का भी जर्नल एंट्री होता है। कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट जर्नल एंट्री के बगैर आप नहीं लिख सकते हैं। ओपन करना है तो भी जर्नल एंट्री चाहिए, अगर बिजनेस को क्लोज करना है तो भी हम जर्नल एंट्री, प्रॉपर जर्नल एंट्री से ही हम उसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। और वो जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे कहां पे? लेजर में। तो बेसिकली हमें यह डिसाइड करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि ओपन अ लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, मतलब सेलिंग कंपनी के बुक में आप क्या करो? अकाउंट ओपन करो, लेजर अकाउंट ओपन करो। अभी कितना डिसाइड करना है? 5, 6, 7, 8, कितना लेजर अकाउंट ओपन करना है? उसके लिए कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स आपको याद रखना है। फर्स्ट स्टेप है लेजर अकाउंट ओपन करने का स्टेप्स है। कितना स्टेप डिसाइड करना है? तो फर्स्ट है कि 3 कंपलसरी लेजर अकाउंट आपको ओपन करना ही है। 3 कंपलसरी अकाउंट। सो 3 कंपलसरी अकाउंट। अभी वो 3 कंपलसरी अकाउंट कौन सा है? आपने शायद एसवाई बीकॉम में पढ़ा रहेगा। एक है रियलाइजेशन अकाउंट, जो आपको ओपन करना ही है। दूसरा है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और तीसरा है बायर अकाउंट, मतलब जो अपना कंपनी बाय कर रहा है वो, उसको हम बोलते हैं न्यू कंपनी। तो ये थर्ड अकाउंट हमें ओपन करना है, न्यू कंपनी अकाउंट। अगर प्रॉब्लम में, अगर सेलर के अकाउंट में, सेलर के बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है, तो और एक चौथा अकाउंट कंपलसरी आपको ओपन करना है, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। आपको ओपन करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये जो 4 अकाउंट है डियर स्टूडेंट, ये आपको ओपन कंपलसरीली, अगर उन्होंने पूछा है तो भी करना है, नहीं पूछा है तो भी करना ही पड़ेगा। विदाउट दिस 3 लेजर अकाउंट, योर अमलगमेशन, क्लोजिंग ऑफ द बुक्स ऑफ ओल्ड फॉर्म, यूजलेस, इट बिकम्स यूजलेस। समझ में आ रहा है? तो 3 लेजर अकाउंट आपको ओपन करना ही है। उसके आगे सेकेंड स्टेप, और कितने लेजर अकाउंट ओपन करना है? इट डिपेंड्स ऑन योर डीपीसी। डीपीसी का मतलब क्या है? डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। डीपीसी का मतलब है डिस्चार्ज ऑफ
परचेज कंसिडरेशन। अभी कभी कभी क्या होता है कि कोई सेलिंग कंपनी जो है, बाइंग कंपनी, वो सेलिंग कंपनी को बोलते हैं कि भाई हम पूरा आपका पीसी है वो इक्विटी शेयर्स में देते हैं पूरा। तो क्या डीपीसी कितना आ गया? एक इक्विटी शेयर कैपिटल इन न्यू कंपनी। कोई कोई बोलते हैं कि 50% इक्विटी शेयर्स में देते हैं और 50% कैश में देते हैं पीसी। तो कितना लेजर अकाउंट खोलना पड़ेगा? दो। कौन सा? इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट और दूसरा कैश और बैंक अकाउंट। कोई कोई कंपनी बोलते हैं कि 50% इक्विटी शेयर देते हैं हम अपना कंपनी का, 25% प्रेफरेंस शेयर देते हैं और 25% कैश देते हैं। तो इस केस में कितना पड़ेगा? 3। कितना अकाउंट खोलना है, कितना लेजर अकाउंट खोलना है, सेकेंड स्टेप आपका डीपीसी के ऊपर है। याद रखिए, आपके प्रॉब्लम में आपको कितना डीपीसी दिया है, डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, उसके ऊपर आपका ये लेजर अकाउंट डिपेंड है। तो आपको 3 अकाउंट तो खोलना ही है कंपलसरी। प्लस डीपीसी में अगर 3 है तो ये 3 प्लस ये 3 6, या डीपीसी में सिर्फ एक ही है तो ये 3 और डीपीसी का 1 4। कितना खोलना है? 4। तो हाउ मेनी लेजर अकाउंट्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर, इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर डीपीसी एंड दिस 3 प्लस डीपीसी। इसका फॉर्मूला याद रखो, 3 प्लस डीपीसी। 3 कौन सा है? रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट एंड न्यू कंपनी अकाउंट। 4th कभी खोलना है? अगर दिया रहेगा तो। अगर आपके कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो, अदरवाइज नहीं खोलना है। नहीं तो फिर 4 प्लस डीपीसी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं इसको बोलता हूं कि 7 गोल्डन स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। आपको 7 गोल्डन स्टेप, गोल्डन है इसीलिए मैं ये येलो कलर ले रहा हूं, दिखेगा नहीं है फिर भी येलो ले रहा हूं क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि ये क्या है? 7 गोल्डन स्टेप्स। 7 गोल्डन स्टेप्स, 7 गोल्डन स्टेप्स। अब ये 7 गोल्डन स्टेप्स क्या है, मैं आगे आपको एक एक गोल्डन स्टेप्स बताने जा रहा हूं। क्या है? तो फर्स्ट गोल्डन स्टेप है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर। पहला गोल्डन स्टेप क्या है? ट्रांसफर। मैं आपको एक पहले बात बोलता हूं कि इफ यू फॉलो दिस 7 गोल्डन स्टेप, अगर कोई भी आके जादू भी करेगा कि आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो, फिर भी रॉन्ग नहीं होगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा, राइट आ जाएगा। 100% आपको क्या मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे अगर आपने ये 7 गोल्डन स्टेप्स अगर फॉलो किया है तो। बहुत सा सिंपल सा गोल्डन स्टेप्स है। पहला स्टेप है ट्रांसफर। अभी ट्रांसफर का मीनिंग ये है, इधर ध्यान दीजिए, कि हमारे बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स है, बैलेंस शीट में, ये सपोज बैलेंस शीट है मेरा, बी लिमिटेड का बैलेंस शीट है मेरे एग्जांपल में, बी लिमिटेड कौन है? सेलर। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? सेलर के बुक में खोल रहे हैं। तो बी लिमिटेड का ये बैलेंस शीट है, जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी लायबिलिटीज है, उसका वो बुक वैल्यू जो है, वो बुक वैल्यू का जो भी है वो आपको ट्रांसफर करना है। यहां पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यही स्टेप सबसे ज्यादा लेंदी है। ये अगर आपको आ गया
तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन स्टेप बिकम्स वेरी इजी। वो एक एक लाइन का स्टेप है, लेकिन ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। अभी ट्रांसफर में क्या करना है आपको? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑल द एसेट, जो भी एसेट दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे फिक्स एसेट है, यहां पे इन्वेस्टमेंट है, यहां पे करंट एसेट्स है, और यहां पे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कैपिटल है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, यहां पे लोन है, करंट लायबिलिटीज है, और यहां पे रिजर्व्स है। ठीक है, इस तरह से बैलेंस शीट होता है। तो इस बैलेंस शीट में से आपको हर एक अकाउंट को उठा के किधर तो ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है? तो ये जो 7 अकाउंट, ये जो फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा हम खोलने वाले हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, तीसरा हम खोलने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और चौथा खोलने वाले हैं न्यू कंपनी, मतलब ए लिमिटेड अकाउंट। अपने एग्जांपल में ए लिमिटेड है। अभी आपको क्या करना है? ट्रांसफर का मतलब क्या है? ट्रांसफर का मतलब है कि अकाउंट्स यहां से उठाना है। अभी मैं फिक्स एसेट को उठाता हूं, मुझे कहां ट्रांसफर करना है? फिक्स एसेट को। फिक्स एसेट को मुझे ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट। ये कहां पे जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। अतः इधर ध्यान दीजिए अभी कि फिक्स एसेट कहां पे है? एसेट साइड। एसेट साइड क्या है? डेबिट। हमेशा याद रखो, एसेट साइड क्या होता है? डेबिट। और लायबिलिटी साइड क्या होता है? क्रेडिट। अभी डेबिट का आइटम यहां से निकालना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। सो इसको डेबिट करेंगे, और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? ये अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो भी फिक्स एसेट है उसका ट्रांसफर हो गया, यहां से निकाल दिया, डेबिट का क्रेडिट किया, और कहां ट्रांसफर किया? रियलाइजेशन अकाउंट। अभी कौन से वैल्यू पे? तो बुक वैल्यू। कौन सा वैल्यू लेना है? बुक वैल्यू। और मैं एक बात बोलता हूं आपको कि वेदर दैट एसेट इज टेकन ओवर और नॉट, यू हैव टू ट्रांसफर एट बुक वैल्यू। कभी कभी प्रॉब्लम में क्या है कि एक पर्टिकुलर एसेट नहीं लिया जाता है, नया कंपनी ने नहीं लिया, तो बच्चे क्या करते हैं? ट्रांसफर करते वक्त उस एसेट को ट्रांसफर नहीं करते हैं। ऐसा मत कीजिए। आपको हर एक आइटम, ईच एंड एवरी आइटम फ्रॉम द बैलेंस शीट देखना है कि ट्रांसफर हो गया कि नहीं। वो भी कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। वो भी आपको ट्रांसफर करना है बुक वैल्यू के ऊपर। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट का वैल्यू दिया रहता है उस पे आपको ट्रांसफर करना है। इज इट ओके? समझ में आया? ओके। इन्वेस्टमेंट एंड इवन करंट एसेट, ये भी जो है, ये तीनों आइटम कहां ट्रांसफर करना है आपको? रियलाइजेशन एट बुक वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर टेकन ओवर और लिया है नहीं लिया है, भाई ट्रांसफर करना ही है हमें। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको ट्रांसफर करना ही है। ये हो गया। अभी आता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, उसको बोलते हैं कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। ये लॉसेस होते हैं, ओके? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसको अभी लॉसेस किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मतलब क्या क्या होता है? सपोज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है, या डिबेंचर है, ये सबको कहां पे ट्रांसफर करना है? ये सबका जो लॉसेस जो है वो किनका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का। सो वी हैव टू ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। किधर करना है? डेबिट साइड। ये भी डेबिट साइड ही जाएगा क्योंकि इसको क्रेडिट करना है ना।
इधर से निकालना है तो डेबिट का क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, और जिधर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या हेवी एडवर्टाइजमेंट, एनीथिंग, एनी expenses, heavy expenses which comes under miscellaneous expenditure, you have to transfer to equity shareholder only. एसेट साइड खाली हो गया, पूरा नील हो गया, ट्रांसफर हो गया। अभी हम कहां पे जाते हैं, लाइबिलिटी साइड पे। अभी लाइबिलिटी साइड पे जो फर्स्ट आइटम है इक्विटी शेयर, क्रेडिट है ना, अभी इसको ट्रांसफर करना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो और किसको क्रेडिट करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। अभी ये इक्विटी शेयर कैपिटल कहां पे जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि हम जब जर्नल एंट्री लिखेंगे तो आपको वो जर्नल एंट्री आना चाहिए। क्या जर्नल एंट्री रहेगा बताइए मुझे, कोई बताएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अगर मैं जर्नल एंट्री लिखना चाहता हूं, इधर ही है ना जर्नल एंट्री, मैंने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। समझ में आया ना। वैसे ही अगर ट्रांसफर, एसेट का ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिक्स एसेट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। कौन सा अकाउंट, डेबिट, रियलाइजेशन। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट में फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, ये सब कुछ आएगा। समझ में आ रहा है। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट कॉल्ड एज अ ट्रांसफर। इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर हो गया, कहां पे, इक्विटी शेयर होल्डर में। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हम ट्रांसफर करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां पे जाना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, तो वो होल्डर में जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ये क्रेडिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डेबिट। समझ में आया। अभी रिजर्व्स, आपको क्या लगता है कि रिजर्व मैं कहां पे ट्रांसफर कर दूं। रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ओके, एनी कैपिटल रिजर्व, वट एवर द रिजर्व्स आर देयर दैट आई वांट टू ट्रांसफर, सो वेयर आई शुड ट्रांसफर। रिजर्व मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसका होता है, कौन हकदार होता है प्रॉफिट का, इक्विटी शेयर होल्डर, नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर करना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर में। तो वो हम इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे। इसको क्या करेंगे, ये रिजर्व्स को डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे। रिजर्व्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि ट्रांसफर करना है। अभी बचा क्या, सन्ड्री लाइबिलिटीज। सन्ड्री लाइबिलिटीज में क्या आता है, डिबेंचर लोन, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। ये जो सन्ड्री लाइबिलिटीज है वो हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, रेशन अकाउंट। एसवाई बीकॉम में शायद आपने पढ़ा रहेगा। तो ये जो है ये हम कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड और ये हो जाएगा डेबिट। एक बार चेक करना है कि ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द बैलेंस शीट हैज बीन ट्रांसफर और नॉट। एक बार ट्रांसफर हो गया तो क्या हो गया, अपना फर्स्ट स्टेप जो है ट्रांसफर का वो क्या हो गया, खत्म हो गया। आई होप ऑल ऑफ यू हैव फॉलोड दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ 7 गोल्डन स्टेप्स। मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, 7 गोल्डन स्टेप। उसमें से पहला स्टेप ये है, बहुत सा सिंपल सा स्टेप है कि आपको सेलर कंपनी के बैलेंस शीट को खाली करना है, नील करना है, ट्रांसफर करना है। ओके, तो कैसे ट्रांसफर करना है, तो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है कि इस तरह से आपको हर एक आइटम ट्रांसफर करना है, एक आइटम को भी छोड़ना नहीं है। ओके, एवरी अकाउंट whether it is an asset or liability has to be transferred at their book value whether taken over or not by the new company. समझ में आया। ये मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया है। यहां पे मेरा स्टेप नंबर 1 खत्म हो जाता है।
Okay, I hope all of you have followed this. So I will stop here only in step number 1. Next video I will do it because step number 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये एकदम सिंपल है, उसमें इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एक एक लाइन का स्टेप्स है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बताने वाला हूं. ठीक है, चलो, थैंक यू.